नमस्कार बीजेपी, नमस्कार बीएसटीवी के खास प्रोग्राम राज तिलक की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील शर्मा। आज 4 मई की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई जब देश के 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आए और कुछ नतीजों ने चौंकाया। 5 में से 3 राज्यों में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण राज्य थे, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में सत्ता बदल गई। वहीं पांडिचेरी और असम में सत्ता रिपीट हुई। हम इसी का विश्लेषण करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन 5 राज्यों में ये चुनाव परिणाम कैसे आए। लेकिन उसके पहले देख लीजिए इस चुनावी जीत पर या इस चुनावी नतीजों पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश के नेताओं ने क्या कहा। ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। जब वर्षों की साधना सिद्धि में बदलती है तो चेहरे पर जो खुशी होती है वो खुशी आज मैं देश भर के भाजपा के कार्यकर्ता के चेहरे पर देख रहा। टीएमसी ने जिस प्रकार से एक तरह से जो दुरावस्था की थी, ये उसका प्रतिकार है कि आज लगभग जो सर्वे आए थे वो सर्वे सार्थक होते दिखाई दे रहे हैं और प्रचंड जीत के साथ भाजपा का झंडा लहरा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल और हमारे असम और पांडुचेरी में एक तरफा जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। मोदी जी के नेतृत्व को वहाँ की जनता ने मोहर लगाई है। मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ। बच्चा बेचने का केस है, मतलब बच्चा बेचा नहीं, मतलब ये जो आंसू है मेरी प्रसन्नता के, मतलब चुपके नहीं। मैं कोई डरने वाला आदमी नहीं हूँ, पर जो प्रताड़ित किया गया कार्यकर्ताओं को आप अंदाज नहीं लगा सकते। मैं भोपाल के सांसद के नाते दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज जो पश्चिम बंगाल में, जो असम में, जो पांडिचेरी में भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत के साथ जो सरकार बनी है, ये जीत भारतीय जनता पार्टी की रीति, नीति और सिद्धांतों की जीत है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए बड़ी खुशखबरी है कि पश्चिम बंगाल में भी पिछले कुछ समय तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा रुझान आ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि वहां की जनता को टीएमसी की जो निरंकुश सरकार थी उससे निजात मिलेगा। तो बहुत त्याग और बलिदानी भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में करनी पड़ी है और तब जाकर ये दिन आया है कि पश्चिम बंगाल में कमल खिला है। झालमुड़ी मोदी जी ने जनता से कनेक्ट होना सिखाया है। हमारे प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्तित्व हैं जो झालमुड़ी वाले की जिंदगी को भी पूरी संवेदनशीलता के साथ समझते हैं, आम आदमी की जिंदगी को समझते हैं और उसी के हिसाब से वो देश की राजनीति को भी चलाते हैं, उसी के हिसाब से देश की सरकार को भी चलाते हैं, उसी के हिसाब से वो योजनाएं बनाते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी जिस तरीके से हर चुनाव में, और देख लीजिए निर्मम हत्याओं की भेंट चढ़ जाता था, वहां पर मतदाताओं को घर से निकलने नहीं दिया जाता था। एक तरीके से वहां पर आम जनता के मतदान की आजादी को समाप्त करके रखा था तृणमूल कांग्रेस ने, और उसके पहले की भी सरकार, तो उससे आज मुक्ति मिली है। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे वास्तव में बहुत चौंकाने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस बड़े अवसर पर, जब पश्चिम बंगाल में भाजपा ने पहली ऐतिहासिक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, सरकार बनाने जा रही है, तब प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि साधना से सिद्धि हासिल हो सकती है। तो ये बात तो सही है कि भाजपा ने वहां पर साधना की और सिद्धि भी हासिल की। हम इसी पर चर्चा करेंगे और साथ में अन्य राज्यों के भी चुनाव नतीजों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ एक खास पैनल मौजूद है। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है विनोद तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, और मेरे साथ यहीं पर कांग्रेस प्रवक्ता स्वराज सिंह बघेल भी हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ में हमारे स्टेट एडिटर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी भी हैं, और बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी, और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसदकर जी भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, पश्चिम बंगाल सिर्फ 2011, 2016, 2021 और 2026
बाजी ही पलट दी। अगर आप देखेंगे 2011 में 3 सीट जीतने वाली भाजपा आज 200+ पर जा रही है। तो इसमें अगर आप समझने की, और ममता बनर्जी जैसी कद्दावर नेता जिसने बंगाली अस्मिता से पूरे राज्य को जोड़ा हुआ था, आखिर ये किला ढहाने में सबसे बड़ा योगदान क्या है और कौन से मुद्दे इसमें रहे? देखिए सुशील जी, हमको बंगाल का इतिहास समझना पड़ेगा। पहले बंगाल का इतिहास हमेशा से क्रांतिकारी इतिहास रहा है, चाहे वो भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन हो, या भारत में वैचारिक क्रांति का आंदोलन हो, या भारत में व्यावसायिक क्रांति का आंदोलन हो। इन सभी में बंगाल की अपनी एक विशिष्ट भूमिका रही है। और जब जब भी बंगाल में कोई ऐसी बात होती है जो वहाँ के जनमानस, वहाँ की संस्कृति के विरुद्ध होता है, तो वहाँ का जो जन है वो अपना मत बहुत मुखरता के साथ प्रदर्शित करता है। और यही जो है इस बार परिणाम में सामने आया है। आप इतिहास देखेंगे तो हम अगर ये देश के आज़ादी के जो 60-70 साल हमारे गुजरे हैं, 70 साल, उन 70 सालों में 75 सालों में हम देखेंगे कि पहले कांग्रेस, फिर वाम दल, फिर वाम दल के बाद फिर टीएमसी के बाद अब बीजेपी, तो सबको मौका दिया है, बराबर से अवसर दिया है वहाँ की जनता ने। लेकिन जब अतिवादी सरकार हो जाती है तो इस तरह के परिणाम सामने आते हैं। देखिए, इस पूरे चुनाव में बहुत सारी बातें सामने आई और उन बातों में ये बात निकल के आई कि जो भी सरकार में वहाँ बैठा रहा उसने एक कालखंड के बाद अपने आताताई व्यवहार को जनता के सामने रखा, जिसके कारण जनता वहाँ की परेशान हुई। नेताओं की जेबें भरी, भ्रष्टाचार चरम पे पहुँचा और जो आम जन है उसकी सुरक्षा, क्योंकि आपने बहुत बड़ी घटना है, मतलब अस्पताल के अंदर किसी डॉक्टर की हत्या हो जाना, किसी को आत्महत्या के लिए मजबूर कर देना, किसी के घर में घुसकर लाठियों से पीट के मार डालना, ये बंगाल में एक आम बात हो गई थी। फिर दूसरी एक और बड़ी बात, बंगाल में एक नए तरह का विभाजन वहाँ शुरू हो गया था कि वहाँ हिंदू मुस्लिम वाली जो स्थिति थी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही थी। जहाँ थोड़े से भी मुस्लिम बहुल बस्तियाँ थी वहाँ किसी सामान्य हिंदू का रहना बहुत मुश्किल हो गया था। और इस बार जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव में इस बात को बीजेपी ने बहुत अच्छे से अपने पक्ष में किया है कि उसने जो वोट का पोलराइजेशन हुआ, और इसमें एक और बात इसके पीछे मैं बताऊंगा। बांग्लादेश में जब पिछले 2 साल पहले जब वहाँ एक क्रांति हुई और क्रांति में वहाँ की सरकार को पलट दिया गया और फिर नए चुनाव हुआ, और उस बीच में वहाँ हिंदुओं के साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ, जिस तरह से हत्याएं हुई, जिस तरह से वहाँ पलायन के लिए मजबूर हुए, कई लोग भारत में आके शरण लिए, उस सब चीज़ों का असर पश्चिम बंगाल के चुनाव पे हुआ है। और इस चुनाव में हमने देखा है कि वहाँ का जो वोट पोलराइज हुआ है, वो जो हिंदू वोट है, जो हमेशा से क्रांतिकारी वोट रहा है, उसने अपनी सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी को इस बार चुना है, जिसका परिणाम आप 206-7 सीटें आपकी बीजेपी की जो आ रही हैं, वहीं 100 से नीचे जो है ममता बनर्जी सिमट के रह गई हैं। हालांकि ममता बनर्जी बहुत क्रांतिकारी और बड़ी उद्भव नेता मानी जाती हैं, लेकिन कथनी और करनी, और जब ठीक है आप हो सकती हैं, आप ईमानदार हो। मुझे लगता है विनोद जी, हम अगर 15 साल कोई पार्टी सत्ता में रहती है तो स्वाभाविक रूप से उसने काम तो किए होंगे। मैं अवधेश जी, आपको ध्यान होगा, हम पिछली बार भी जब इसी तरीके की चर्चा में थे तो वहाँ पश्चिम बंगाल के पत्रकार, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनसे हमने बात की थी, उन्होंने कहा था कि बंगाली अस्मिता के कारण ममता दीदी का पलड़ा भारी रहेगा। लेकिन बाद में एग्जिट पोल आए और एग्जिट पोल पर भी उन्होंने सवाल ही उठाए थे। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस जीत के नायक के रूप में और मुद्दों पे, जैसा कि विनोद जी ने भी एक बात कही है, क्या बांग्लादेश की क्रांति का असर भी इस चुनाव में पड़ा है? बिल्कुल सुशील, आपने सही कहा कि देखिए जिस तरह से तस्वीरें निकल के आई, जिस तरह से चुनावी रण जब आगाज हुआ, उस वक्त राजनीतिक दलें सक्रिय हुई कि बंगाल में अब चुनाव लड़ना है। लेकिन बीजेपी की रणनीति को समझना होगा। राजीव जी मेरे साथ बैठे हुए स्टूडियो में, पिछले 6 महीने से छत्तीसगढ़ के ही कुछ प्रमुख नेता बंगाल में डेरा डाल के बैठे हुए थे। पिछले 6 महीने से जब दीगर दल चुनाव के बारे में सोच भी नहीं रही थी, तब से छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेता वहां पे बैठे थे चुनावी मैनेजमेंट को लेके। एक पहलू वो हुआ, जिस तरह से जय श्री राम बनाम जय बंगला का नारा, एक नैरेटिव सेट करने की
कोशिश की गई। अब उसमें अंततः यह हुआ कि आप दोनों नारे को साइड रख दीजिए। एंटी इनकम्बेंसी जो 15 साल के वहां पे थी वो धरातल पे दिखाई पड़ा। हिंदू वोटों का जो पोलराइजेशन हुआ बंगाल के किसी भी क्षेत्र पे चले जाइए, वो एक बड़ा फैक्टर रहा। अब ये 4-5 ऐसे अहम फैक्टर बने जो बीजेपी को 200 प्लस सीट लाके दे दी। टीएमसी ने पूरी कोशिश की, लेकिन जिस तरह से शक्तियां वहां पे दिखाई गई, जिस तरह से चुनाव आयोग ने शक्ति की, प्रशासनिक वहां पे शक्ति देखने को मिली कि देश भर के चुनिंदा जो ब्रिलियंट अधिकारी है उनकी तैनाती वहां पे की गई। चुनाव आयोग ने जिस तरह से सतर्कता दिखाई, जिस तरह से एसआईआर के बाद जो पोलिंग बूथों में एक एक मतदाता से उसका पहचान पत्र, चेहरा अवधेश जी इसमें रुकूंगा तो नहीं, अवधेश जी तो ये माना जाए कि वहां पर उस सरकार का आतंक था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से आज पीएम मोदी का भाषण देश ने सुना, पीएम मोदी ने कहा कि ये राजनीतिक दलों की तो बीजेपी की जीत तो है, लेकिन ये तंत्र की जीत है और तंत्र के प्रति जो आक्रोश था लोगों में, उस आक्रोश की जीत है कि 92% लोग अपने घरों से निकल के मतदान केंद्र तक पहुंचते हैं और जो एंटी इनकम्बेंसी थी, सरकार के प्रति नाराजगी थी, वो वोट में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद ये नतीजे देश के सामने हैं। पीएम मोदी ने भी इस बात को कहा। पहले दिन से लगातार अमित शाह कह रहे हैं कि जिस तरह से बंगाल की स्थितियां बिगड़ी है, उस बिगड़ी हुई स्थिति के लिए केवल ममता दीदी जिम्मेदार है, क्योंकि 15 साल से वो सरकार में थी। तो ऐसे करके कुल मिला के 5-6 ऐसे बड़े समीकरण बने, जिसके बाद परिणाम बीजेपी के पक्ष में और ऐतिहासिक परिणाम की 200 प्लस सीट लेके बीजेपी पहली बार बंगाल में कमल खिला चुकी है। जी आपके साथ राजीव जी भी हैं। राजीव जी चूंकि 6 महीने वहां पर रहे, तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो ग्राउंड पे काम किया है हमें समझना होगा, बल्कि दर्शक भी जानना चाहेंगे कि 6 महीने में वहां रहकर राजीव जी ने किस तरीके से काम किया, पूरी बीजेपी की रणनीति। अब तो राजीव जी आप बता दीजिए। अब तो बता दीजिए कि किस तरह से रणनीति रही, क्योंकि जब कोई भी चुनाव के बारे में बंगाल में नहीं सोच रहा था, आप लोग पूरा देवा डंडा लेके बंगाल में डटे हुए थे। देखिए, सबसे पहले हमें ये चुनौती थी कि कार्यकर्ताओं को पिछले चुनाव का बड़ा डर था कि कार्यकर्ता को पता था हारने के बाद उनके घरों के ऊपर बहुत जुल्म हुआ, कुछ कार्यकर्ताओं को अगवा कर लिया गया, कुछ कार्यकर्ता बाहर चले गए। तो सबसे पहले कार्यकर्ताओं का मोबिलाइजेशन जो था, संगठित करना, सबसे पहले वो बहुत बड़ी एक चुनौती बनकर उभरी। उसके बाद जब कार्यकर्ता निकल गए तो उनको मोबिलाइज करना, उनको अलग अलग दायित्व देना और दायित्व देने के बाद उनको क्षेत्र पर भेजना कि आप सर्वे करिए कि कौन कौन से हमारे वोटर हो सकते हैं। और उसके बाद जो दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी कि नैरेटिव सेट करना, चुनाव में क्या मुद्दे हैं। और जो सबसे बड़ा मुद्दा था, वो सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा बाधा था, अवधेश जी और सुशील शर्मा जी आपको बता दूं कि मतदाता खामोश थे, वो कुछ नहीं कहते थे, वो ना विरोध में कहते थे ना पक्ष में कहते थे, चुपचाप सुनते थे, तो बड़ी मुश्किल होती थी। फिर जो स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग, जो एक पश्चिम बंगाल की एक परंपरा है, जब वहाँ लोकल ट्रेन आती है तो वहाँ पर बैठकर 10 लोग हम खड़े हो जाते थे, वहाँ पर बात करते थे चुनाव के वातावरण को लेकर कि किस प्रकार से वहाँ पे एक प्रथा, दोल प्रथा, यानी कि गुंडागर्दी टैक्स। आप अपना छोटा सा मकान बनाएंगे तो वहां पर आकर टीएमसी के गुंडे कहते हैं कि हमें इसको टैक्स देना पड़ेगा हमारे क्लब के लिए। कोई नियम कानून नहीं, जैसे कहते हैं ना जंगल राज, वो जंगल राज। तो उसके लिए वातावरण तैयार करना। फिर दूसरा फेज आया कि हम अलग अलग नियुक्ति दिए कि कौन बूथ पर काम करेगा, कौन प्रचार करेगा। इस प्रकार से अलग अलग सेक्टर वाइज बांटा गया। पूरे बंगाल को 6 भागों में विभाग किया गया, 6 क्लस्टर में बांटा गया और उसकी अपनी अपनी उप समितियां बनी, एक रैली समिति बनी, एक पावर एक सेंटर बना कि कौन कौन सी नेताओं की, योगी जी कहां सभा करेंगे, अमित शाह जी की कितनी रैलियां होगी, पीएम की कितनी रैलियां होगी, लोकल जो नेता उनकी कितनी रैलियां होगी, जो अभिनेता है उनकी कितनी सभाएं होगी। और डोर टू डोर कैंपेनिंग अलग अलग चरणों में, पहले कि वहां पर हम वो बांटे। फिर देखिए एसआईआर एक समस्या थी, हमारे लिए भी समस्या थी। लोग चिल्लाते थे कि हमारे नाम कैसे गायब हो गए। फिर हमको समझाते थे कि ये तकनीकी पहलू है, आपका नाम अगले लिस्ट में आएगा। तो बहुत सारी चुनौती के बाद अंतोगत्वा कार्यकर्ता मोबिलाइज हुए, जनता जनार्दन के साथ एक सामंजस्य स्थापित हुआ और उस सामंजस्य के बाद हम ये सफल हुए कि हमको इस सरकार को उखाड़ फेंकनी और ये आपके हाथों में है। ठीक है सुशील जी, मतलब समझ में आप
कि 6 महीने की प्लानिंग किस तरह से हुई, कि माइक्रो मैनेजमेंट जो बीजेपी जिसके लिए जानी जाती है, राजीव जी उसको उदाहरण बता रहे कि कैसे स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग से लेके रैली तक तय की गई वहां पे बैठ के पिछले 6 महीने में, जिसके बाद आज परिणाम देश के सामने है। मैं शर्मा जी भी हमारे साथ वहाँ स्टूडियो में हैं रायपुर में। शर्मा जी, एक दो बातें मुझे समझनी है। एक तो जो बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हुआ था, क्या वास्तव में वो भी एक बड़े परिणाम देने में बीजेपी के लिए सफल हुआ? और दूसरा, पिछले चुनाव में 8 मुस्लिम प्रत्याशी बीजेपी ने उतारे थे, इस बार एक भी नहीं उतारा, तो ये भी क्या रणनीतिक था? निश्चित रूप से वहां ध्रुवीकरण की जो बात आ रही है जी, जिस तरह से तुष्टीकरण का आरोप ममता दीदी पर लगा, टीएमसी पर लगा, और बांग्लादेश में यदि हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो लोगों में कहीं न कहीं एक भय का वातावरण हो गया। जैसे ममता दीदी बार बार कहती थी कि बांग्लादेश बना देंगे पश्चिम बंगाल को, इस तरह से भय का वातावरण भाजपा बना रही है, इसका भी असर रहा। तो ये ध्रुवीकरण की जो बात है, हिंदुओं में कहीं भय की बात बहुत सारी आ रही है। जैसे भाजपा कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमारे वो जो कार्यकर्ता थे झंडा भी लगाते हैं तो उनको घर से नहीं निकलने देते थे, बूथ में नहीं बैठने देते थे। मुस्लिम आप देखेंगे बीजेपी ने किसी को ना असम में टिकट दी मुस्लिम को, नहीं बंगाल में दी, लेकिन टीएमसी को 47 मुस्लिम को टीएमसी ने टिकट दी और कांग्रेस वहीं पे 63 मुसलमानों को टिकट दी है। तो ये बंगाल में देखने वाली बात है कि मुसलमानों को लेकर के जो एक तुष्टीकरण की बात करें या संतुष्टीकरण की बात करें, तो उसमें हिंदुत्व जो है एकजुटता को बढ़ावा मिला है क्या ममता दीदी के जो पूरे क्रियाकलाप को लेकर? दूसरी चीज जो आप जब इसमें देखेंगे तो घोषणा पत्र को भी देखिएगा कि भाजपा का घोषणा पत्र महिला सशक्तिकरण को लेकर हर राज्य में देखिए, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में वहाँ 3000 रुपए, जब ममता दीदी 1500 रुपए दे रही, वहाँ 3000 की बात है, बेरोजगारों को 3000 देने की बात है। ये भी एक बड़ा कारण है क्या कि इतनी बड़ी सीट आना और इतने ज्यादा मतदान होना, ये दो चीज है। मुस्लिम क्षेत्रों में भी बीजेपी की जिस ढंग से वोट मिला है, तो ये घोषणा पत्र भी एक बड़े कारण के रूप में देखा जाना चाहिए जो हर प्रदेश में दिखाई दे रहा हो। क्या भाजपा को चुनाव जीतना आ गया है इस तरह से घोषणा पत्र के माध्यम से? ये भी देखने वाली बात है। नहीं, भाजपा चुनाव जीतती है तो भाजपा चुनाव हारती भी है। मैं अनिल पुसदकर जी आपसे एक बात समझना चाहूंगा, जो 27 लाख वोट जो कटे थे, जो लोग वोट नहीं दे पाए, क्या वो भी एक बड़ा पॉइंट है बीजेपी की वहां पे सरकार बनाने में? क्योंकि एक चीज जो अभी मैं आंकड़ों में देख रहा हूं, यदि आप 2021 के चुनाव की बात करें तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोट टीएमसी को मिले थे और वो थे 2,89,00,000 वोट मिले थे। और अभी जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है बीजेपी का, मैं देख रहा हूं 2,81,00,000 वोट तक पहुंच चुकी है। अभी बहुत सारे नतीजे आना बाकी है। तो क्या ये 2,89,00,000 तक बीजेपी पहुंच जाएगी वोट तक? देखिए सुशील जी, जो 21 लाख वोट कटने की बात होती है वो एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में थे ही नहीं। अगर होते, आप बताइए, एक आदमी का भी अगर वोट कटता है तो वो हंगामा करता है। अगर 21 लाख इतनी बड़ी संख्या में अगर वोट काटे जाते तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो टीवी के सामने आता। लेकिन ये सारे चीजें, ये जो वोट थे, ये ममता बनर्जी के वो वोट थे जो उनको सरकार बनाने में सहायता करते थे। और जो फिल्ट्रेशन हुआ है, जो स्क्रीनिंग हुई है वोटर लिस्ट की, उसमें एक बात साफ हो गई कि फेक वोटर जो है वहां नहीं बचे। तो अब जो वोट हुआ है वो जो रियल जो वोटर है, जो एग्जिस्ट करते हैं, उनका वोट है। तो इसलिए जो वोटर की जो आइडेंटिटी थी, वो पहले घबराते थे, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं जाएंगे, उनके बदले में कोई और वोट दे देता था। तो जो एक बड़ा फैक्टर तो बांग्लादेश और हमारे बंगाल की सीमा के बीच में जो है जो फेंसिंग है वो कुछ नहीं है, आर पार आना जाना है। तो कोई भी कभी भी कहीं आ जाता था, कहीं भी चले जाता था। और आपने जो कहा कि बंगाल की हिंसा, देखिए क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है। बंगाल में जो हिंसा हुई, बंगाल में जो यूनुस की सरकार आने के बाद जब जो हिंसा हुई, उसका आक्रोश यहां जरूर हुआ। और जो मुद्दा था, जो बंगाल में जो बात चली, वो प्रांतवाद वर्सेस राष्ट्रवाद था। जय बांग्ला का नारा आया जय श्री राम के खिलाफ। जो जय श्री राम का नारा जो बीजेपी का था, उसके खिलाफ जब ममता बनर्जी ने जो जय बंगाल का नारा लाया, तो वो एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी जो मुस्लिम
और महिला, इन दो मतदाता, इन दो बड़े वोट बैंक पर जो डिपेंड थी, तो आप 30% अगर मान ले वहां पे मतदाता थे मुस्लिम मतदाता, तो आप 70% को छोड़ के चल रहे थे। आप मान के चल रहे थे कि 20% हिंदू हमारी तरफ आ जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है ममता बनर्जी के लिए वो हिंदू पोलराइज्ड हुए और वो एक साथ वोट डालने में सफल रहे। तो ये जो रिजल्ट दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं एक जो डर है, जो वहां पर जो डर होता था, उस डर को, डर से परे, डर से आगे, वो एक विज्ञापन में भी आता है डर से आगे जीत है, तो ये डर से आगे जीत वाले जो आंकड़े हैं। और मैं समझता हूं कि इसमें हमको इलेक्शन कमीशन की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने जो डिप्लॉय किया, जो 2.5 लाख जो सेंट्रल फोर्सेस है, उसके अलावा जो ऑब्जर्वर्स जो है, उससे कहीं ना कहीं मतदाता का जो भरोसा बढ़ा और मतदाता बाहर निकले। अन्यथा जो है वोट तो आप किसको देगा कौन, ये किसी को मालूम नहीं होता था, लेकिन टीएमसी जो है जो वोटरों को रोकती थी, और जो फेक वोटर्स थे जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं कि 21 लाख वोट कटे, अगर 21 लाख वोट कटते तो सुशील जी बताइए, कहीं ना कोई तो सामने आता है। 21 लाख वोटों में एक वोटर नहीं सामने, तो ये एक फेक जो वोटर्स। नहीं अनिल जी, इसको लेकर बहुत हंगामा मचा था, 27 लाख वोटर कटे भी हैं। अवधेश जी, आप कुछ आंकड़े देख रहे हैं, क्या आपके मन में चल रहा है, क्या कुछ? मुझे दो चीजें, एक तो हुमायूं कबीर परिणाम आए हैं ये निश्चित जी, एक तो हुमायूं कबीर और AIMM कहीं दिख ही नहीं रही। जो वोट पोलराइजेशन होता है, जिसमें इन पार्टियों की भूमिका रहती है, वो वोट तो दिख ही नहीं रहा है। बिल्कुल सही, आपने सही कहा। देखिए, जिस तरह से हुमायूं कबीर को लेके जो विवादित वीडियो सामने आया, जो विवाद हुआ, उसके बाद जो AIM के जिस तरह से उसने गठबंधन तोड़ा, दोनों अलग हो गए, उसके बाद से ये माना गया था कि अब बंगाल में इन पार्टी का, इनका कोई अस्तित्व बचा नहीं। कुछ देर बाद परिणाम साफ होंगे तो पता चलेगा कि हुमायूं कबीर का खुद का क्या हुआ। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन तमाम जद्दोजहद के बीच कांग्रेस ने अपना खाता खोल लिया है बंगाल में। 2 सीटों के साथ कांग्रेस दिखाई पड़ रही है। यह बड़ी बात है कि राहुल गांधी की सभा के बाद कांग्रेस को 2 सीट वहां पे मिली है। लेकिन अगर आसाम की बात कर ली जाए तो जिस तरह से कांग्रेस दावे कर रही थी, गौरव गोगोई को चुनाव हारना पड़ा लगभग 24,000 के बड़े मार्जिन के साथ। जिस तरह से बीजेपी पहले से ज्यादा नंबर के साथ आसाम में सरकार बनाने में सफल हुई, ये मैजिक जो है वो यहां पे दिखाई पड़ता है। यही वजह है कि तमाम जो विश्लेषण करता है वो इन आंकड़ों में उलझे हुए हैं और अधिक बारीक से इसका अध्ययन करना चाहते हैं कि आखिरकार क्या ऐसा मैजिक रहा, क्या ऐसा फैक्टर रहा कि आप आसाम में बड़े बहुमत के साथ आ गए। आप बंगाल में पहली बार कमल 50 साल की लैपटॉप टीएमसी की सरकार को आपने उखाड़ के फेंका, भी एक बड़े मैंडेट के साथ। आप पुडुचेरी में फिर से सरकार में आ गए। तमिलनाडु केवल की बात छोड़ दीजिए, लेकिन पूर्ववर्ती राज्यों में जिस तरह से बीजेपी का दबदबा बढ़ा है, यह बताने के लिए काफी है कि आने वाले समय में बीजेपी की राजनीति की लाइन क्या होगी। और इसका एक झलक, इसका अंश जो है आज पीएम मोदी ने अपने भाषण में सुनाया है सबको। जी सुशील जी। जी बिल्कुल ठीक है। हम समझ लेते हैं आसाम के मामले में क्या हुआ। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ स्वराज सिंह बघेल हैं। स्वराज जी, बहुत उम्मीदें थी आपको आसाम से, पर अगर नतीजे देखे जाएं तो आपके बड़े बड़े कद्दावर नेता तक चुनाव में खेत रहे। क्या आप वहां पर जनता की नब्ज नहीं पकड़ पाए, या वास्तव में हेमंत बिस्व शर्मा का जादू वहां पर चल रहा है अभी भी? सुशील जी, मैं सबसे पहले तो आसाम का थोड़ा सा एक डिटेल्ड विवरण आपके सामने करना चाहूँगा, जिससे हम स्थिति को बेहतर बता सकें कि क्या वहाँ पे कांग्रेस के साथ हुआ। सबसे पहले तो आप देखें तो अगर कि गौरव गोगोई जी, जो कि हमारे आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, वो अभी उनके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है इस पदभार को संभाले हुए। तो एक जिस तरीके से वो संगठन को ऑर्गेनाइज करना चाहते थे, अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि एआईसीसी की तरफ से काफ़ी संगठन को काफ़ी पुश मिल रहा है, चाहे संगठन सृजन अभियान के तहत हो, चाहे आप टैलेंट हंट के तहत बोलें, नए नए लोगों को आगे लाया जा रहा है। तो एक थोड़ी सी उथल पुथल रही हमारी कांग्रेस पार्टी में, और एक मैं कहूँगा कि एक कोहेसिव स्ट्रेटजी उस परिप्रेक्ष्य में नहीं बन पाई। हमें सुशील जी लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आसाम में और जम्मू एंड कश्मीर, ये 2 जगह परिसीमन हो चुका है। और यदि आप आसाम का परिसीमन देखें तो उसमें कई जगह सीटों को इस प्रकार से, जिसको आप एक शब्द अंग्रेजी में बोला जाता है जेरीमैंडरिंग, कि इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसीज कुछ जो कांग्रेस के फेवर में रहती थी उनको इस तरीके से गठित किया गया। ये कई वहां प्रदेश के लोगों ने इस बारे में अपनी आवाज भी उठाई है, तो इस वजह से भी कांग्रेस को कुछ नुकसान हुआ है।
देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस को छोड़कर गए, ये अब काफी पुरानी बात हो चुकी है और गड़े मुर्दे उखाड़ने में मैं विश्वास भी नहीं रखता हूं। लेकिन हाल ही में भी देखेंगे आप तो अभी कुछ डिफेक्शन पार्टी में रिसेंट दौर में भी हुए हैं। देखिए, डिफेक्शन एक ऐसी चीज है जो लोगों के मन में एक संदेह पैदा करती है कि पार्टी का जो संगठन है वो अंदर से टूटा हुआ है, पार्टी का संगठन बिखरा हुआ है, खंडित है। इस प्रकार का एक परसेप्शन, और देखिए परसेप्शन का ही पूरा गेम है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि सुराज जी आपको अपनी पार्टी के बारे में ज़्यादा बेहतर बताना चाहिए। अगर वहाँ खंडन विखंडन था तो परिणाम जो है वो आपकी इस बात को साबित नहीं कर रहे हैं। विनोद जी, जो बात स्वराज उठा रहे हैं, क्या परिसीमन भी असम में बहुत बड़ा कारण बन के आया है बीजेपी? परिसीमन ने तो पूरा भूगोल ही बदल दिया है लोकतंत्र का। मैं लोकतंत्र के भूगोल की बात इसलिए कर रहा हूँ कि लोकतंत्र जो है जनता के सबसे बड़ा अधिकार है, जिसमें वो अपनी मर्जी से अपनी सरकार चुनती है। और जब भ्रष्ट सरकार को हटाना है या किसी नए नेतृत्व को लाना है या व्यवस्था को बदलना है, तो ये जो व्यवस्था है वो काम करती है। परिसीमन से निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें, देखिए जो भी राजनीतिक दल सत्ता में होता है और खासतौर से केंद्रीय राजनीति में जो होता है, परिसीमन कमोबेश उसी के हिसाब से होता है। तो उसमें वो अपनी पार्टी को कहाँ लाभ मिल सकता है उस हिसाब से परिसीमन कराता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो बात कह रहे हैं कि परिसीमन से, तो जब कांग्रेस की सरकारें रही होंगी तब वहां उस समय परिसीमन कांग्रेस ने अपने हिसाब से कराया होगा। बिल्कुल कराया। और सबसे बड़ी बात, जो असम की बात चल रही है, तो जो वहाँ भूपेंद्र बोरा आपके थे, उन्होंने एंड टाइम पे, बिल्कुल चुनाव के बिल्कुल एंड टाइम पे अपनी पार्टी छोड़ के वहाँ के इनके तंत्र को जो नेस्तनाबूद किया, उसके कारण कांग्रेस लड़खड़ा गई असम में और वो संभल ही नहीं पाई कि अब क्या करें। तो गोगोई साहब को जो है उन्होंने आनंद फानन में कमान दी और कहा कि भाई जैसा भी है वैसे हम कोशिश करते हैं। दूसरी एक बात और है कि हमारे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं, चाहे वो खड़गे जी हों चाहे आपके राहुल गांधी हों, राहुल गांधी की स्वीकार्यता इन चुनावों ने पीछे धकेल दी है। अब कांग्रेस के अंदर के लोग ही लगभग ये चाहते हैं कि हमको कोई ऐसा नेतृत्व मिले जो वाकई कांग्रेस को रिवाइव करके आगे लेके आए। क्योंकि अभी जो कांग्रेस जिस स्थिति में आई है, हालांकि देखिए एक कांग्रेस के लिए अच्छी बात है कि केरल में आप यूडीएफ में के साथ आप एक सत्ता में आप वापसी कर रहे हैं, और शायद तमिलनाडु में भी ऐसी बात आ रही थी कि साहब वो उनके जो विजय हैं उनके फादर ने। अरे तो विनोद जी कितने कम संख्या में होंगे। हाँ, ये भागीदारी तो जो है वो विजय की मजबूरी होगी। हाँ, कांग्रेस को कोई वहां पे अभी ये भी देखना सुशील बाकी है कि कांग्रेस के पास उतने विधायक भी चुन के आए कि नहीं आए कि जो उस भागीदारी के बाद पूर्ण बहुमत विजय की पार्टी को टीवी के को दिला सके। ये भी एक बड़ी बात वहां पे है। तो कुल मिला के जो बात हम देख रहे हैं, कांग्रेस का जो राष्ट्रीय स्वरूप था वो सिकुड़ता जा रहा है। वो पश्चिम बंगाल में 2 सीटों पर सिमट गई है, वहाँ आसाम में जो है वो 18-19 सीटों पर सिमट गई है, पश्चिम वहाँ तमिलनाडु में तो उसके पास। और विनोद जी कभी बीजेपी भी 2 सीटों पे सिमट गई थी। अवधेश जी देखिए, बीजेपी कभी सत्ता में नहीं रही। कांग्रेस के साथ ये रहा कि कांग्रेस देश की आजादी के साथ सत्ता में थी, बीजेपी तो बहुत बाद में आई है सुशील जी, इसलिए बीजेपी के साथ बीजेपी तो प्रोग्रेस ही मानी जाएगी। वो मैं के शर्मा जी से समझ लेता हूँ, क्योंकि अब हमें और भी राज्यों का विश्लेषण करना है। शर्मा जी, आसाम में आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के परफॉर्मेंस की जो संभावनाएं थी वो कहां जाकर छीन हुई, क्या हुआ वहां पर? देखिए, असम में जहां तक देखेंगे तो हेमंता की जो लोकप्रियता एक हिंदुत्व नेता के रूप में बनी है, आक्रामक तेवर के साथ सामने आए, वो एक बड़ी बात यह है। वहां भी घुसपैठ का भी मामला वहां भी रहा है। उसके साथ ही जो घोषणा पत्र मैं फिर से कहूंगा, वहां भी एक बड़ी बात है, चुनाव से पहले आप महिलाओं को 9-9 हजार रुपए दे देंगे, उसका असर तो होगा ही। तो ये बहुत सारी बातें हैं। उसमें 2 लाख नौकरी की बात है, जो धर्म को लेकर तमाम प्रकार, चाय बागान में आप पैसा देने की महिलाओं की बात करते हैं, जमीन देने की बात करते हैं।
इसके साथ ही साहब ओरनो दवाई जो 23,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं, वही फिर महिलाओं को देने की बात है। एक तेवर हिंदुत्व का चेहरा होने के साथ साथ आप घोषणा पत्र बेहतर लेके चल रहे हैं। कांग्रेस की जो बात कर रहे हैं अभी नेतृत्व को लेकर, संगठन की भी तो बात है, नीचे स्तर पर भाजपा संगठन है, बूथ स्तर से लेकर ऊपर तक की बात है। राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ जो कांग्रेस का नीचे स्तर पर बेस होना चाहिए, जैसे बंगाल में खत्म हो गया आप टीएमसी के साथ मिलकर के, तो असम में भी क्या वो स्थिति है? मेन चीज है दूसरों के प्रति आप जो भाजपा के या चुनाव आयोग को या विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं पर, यूएम पर ठिकरा फोड़ने की जगह में नीचे स्तर पर अपने संगठन को मजबूत कीजिए। उसका कितना असर होता है, मुझे लगता है कि असम भी उसी कैटेगरी में आता है और असम में भी कांग्रेस को मेहनत की आवश्यकता है। फिर हाल ये हैट्रिक जो लग गया कर सकते हैं बीजेपी का, तो वो भाजपा के लिए गढ़ जैसा हो रहा है। हेमंता का नाम तो योगी जी के तुलना में लिया जा रहा है एक हिंदू ब्रांड नेता के रूप में, तो उसका एक जबरदस्त असर वहां देखने को मिला। अवधेश जी, एक जो सत्ता का समर्थन और सत्ता का विरोध, ये एक शब्द जिसे हम एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, प्रो और वो, तो इसमें अगर आप इन 5 राज्यों में देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। केरल एंटी इनकम्बेंसी, तमिलनाडु एंटी इनकम्बेंसी, पांडिचेरी में नहीं है, असम में नहीं है और पश्चिम बंगाल में है। ये कैसे नैरेटिव सेट होता है? आखिर क्या बीजेपी की सरकार ऐसा क्या करती है? बिल्कुल सही कि 10 साल बाद भी जो है वो एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन 15 साल बाद, 5 साल बाद जो है एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ती है। ये बड़ा तर्क है, इसके पीछे गहन अध्ययन की आवश्यकता पड़ेगी कि आखिरकार ऐसा क्यों कि जो बीजेपी रूलिंग स्टेट है वहां पे एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज नहीं है, लेकिन जहां पे दूसरे दल की सरकार है वहां पे एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है। अभी विनोद जी कह रहे थे आंकड़े को लेकर कि क्या कांग्रेस तमिलनाडु में टीवीके को समर्थन देने के बाद भी पूर्ण बहुमत की तरफ ले जाएगी कि नहीं? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब तक के जो मौजूदा आंकड़े हैं, मेरे सामने आंकड़े हैं कि अभी जो है टीवीके जो है वो 79 सीट जीती है और 27 सीट पे लीड चल रही है, मतलब कुल 106 सीट। कांग्रेस जो है वो महज 3 सीट जीती है, 2 सीट पे लीड कर रही है, 5 सीट, और दोनों को मिला के बनता है 111 सीट और बहुमत के जादुई आंकड़े के लिए चाहिए 117 सीट। तो कांग्रेस के समर्थन पे, सुशील जी आप जो कह रहे थे कि क्या उतनी संख्या है कांग्रेस के पास, तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में बड़ी एक उहापोह की स्थिति बनी हुई तमिलनाडु में कि विजय किसका समर्थन लेके सरकार बनाएंगे, क्योंकि ऐसे में तो सरकार चल नहीं पाएगी। जिस तरह से वो 117 के जादुई आंकड़े से कांग्रेस के समर्थन के बाद भी 6 सीटों के पीछे है। मैं अवधेश जी मैं आपको रोकूंगा। अवधेश जी, मैं ये बीजेपी के हमारे आपके साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश कीजिए वो क्या बता रहे हैं आखिर कि क्यों जो है भाजपा शासित राज्यों में सत्ता का समर्थन हो जाता है और गैर भाजपा शासित राज्यों में सत्ता का विरोधी लहर चल जाती है। ये ऐसा जादू होता कैसे है? राजीव जी सीधे जवाब दे दीजिए। सुशील जी की बात आपने सुनी, छत्तीसगढ़ उसका उदाहरण है। 365 दिन चुनावी मोड पर रहना और लगातार कार्यक्रम आते रहना, केंद्र से भी राज्य से भी। जो हमारे 6 कार्यक्रम है, बेसिक कार्यक्रम है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती और पुण्य स्मरण मनाना, अंबेडकर जी की जयंती मनाना, उसके बाद सुशासन दिवस मनाना, अटल जी की जयंती मनाना। उस दौरान जिस प्रकार से हम ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, एक पेड़ नाम माँ के नाम, यानी बहुत सारे लगातार कार्यक्रम तय होते रहते हैं। कार्यक्रम के कारण जनता से सतत। राजीव जी, ये तमाम कार्यक्रम तो आपके संगठन को गतिमान रखने के लिए, जनता से क्या लेना देना? साहब जो फैक्ट्री के वर्कर हैं, आप अटल जी के सुशासन दिवस पे ब्लड डोनेट कर दीजिए, उन वर्कर को क्या लेना देना है? जो मध्यम वर्गीय है, जो डेली ऑफिस जिनको जाना है, आके शाम को घर वापस आना है, आप कितने भी शिविर कर लीजिए, प्रशिक्षण शिविर कर लीजिए, उनको उससे क्या लेना देना है? एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं बीजेपी शासित राज्यों में दिखाई पड़ती है? नहीं, देखिए आप भले स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जनता से के साथ समन्वय रहता है। अब अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के दिन मान लीजिए हमने बोनस, एक उदाहरण दे रहा हूं, हमने लोगों को बोनस बांटा, तो कहीं ना कहीं से जनता के मन में संदेश जाता है। अब 1 जुलाई को वन दिवस के दिन हम पेड़ पौधे बांटते हैं, कॉलोनियों में जाते हैं, तो जनता के संपर्क से ही होता है। उसके बाद जो गवर्नेंस की बात होती है, गुड गवर्नेंस की बात होती है, लगातार विकास यात्रा निकालना, आपकी सरकार आपके द्वार, यानी बहुत सारे कार्यक्रम लगातार होते हैं कि क्रेडिबिलिटी तय होती है। मुख्यमंत्री खुद जनता के बीच में जाए, मुख्यमंत्री का आम दरबार लगे,
मंत्रीगणों को प्रभारी मंत्री बनाया जाता है, वो जाए और जाकर पता करें क्या क्या है, और तकलीफें रहती, उन तकलीफों का समाधान निकालना, उसका कोई विकल्प खड़ा करना, और लीडरशिप जो सत्ता और संगठन का जो समन्वय है वो बहुत आवश्यक रहता है। अवधेश जी, पार्टी बहुत मैं उसको आपको ध्यान देती है। राजू जी रोकूं, अवधेश जी आप जरा अनिल जी से भी समझने की कोशिश की, यही सवाल उनका क्या जवाब आता, आखिर सत्ता विरोधी सत्ता समर्थन लहर बनती कैसे है और बीजेपी इसमें कैसे करिश्मा कर जाती है? जरा समझाइएगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि छत्तीसगढ़ उदाहरण है कि 2018 से 23 तक कांग्रेस की 5 साल सरकार रही, एंटी इनकम्बेंसी सरकार बाहर हो गई, 15 साल बीजेपी की सरकार में 18 में तब जाके बाहर हुई। तो जो बातें निकल के आ रही कि साहब बीजेपी शासित राज्यों में, राजीव जी ने जितने तर्क दिए हो सकता है कि उनका वो मत हो, लेकिन सवाल यह है कि इन तर्कों को आप कितना स्वीकार करते हैं कि उससे जनता जुड़ती है और एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीजें दिखाई नहीं पड़ती। अनिल जी देखिए डॉक्टर साहब, ये राजीव ने जो तथ्य रखे वो पब्लिक से कनेक्ट की बात तो है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी को मैनेज करने वाली बात कहीं नहीं है। एक शब्द और जोड़ देता हूं कि राजीव जी जितनी बातें कही कि सरकार तुम्हारे द्वारा, ये तो सरकारों का कार्यक्रम है। आप दिन विशेष पे आप अटल जी के सुशासन दिवस पे बोनस दे दीजिए, कांग्रेस राजीव गांधी की जयंती पे बोनस देती थी, ये तो सरकारों का काम है। वही कह रहा हूं मैं कि ये तो पहले भी होता था। क्या रमन सिंह जो है वो आपकी सरकार आपके घर आपके द्वार नहीं लेके जाते थे? उसके बाद भूपेश बघेल ने भी ले गया कि जो वो है अभी विष्णुदेव साहब भी जो है सुशासन त्योहार चला रहे। लेकिन जो बीजेपी के साथ एक प्लस पॉइंट है कि उनको चेक करने के लिए जो इनके संगठन मंत्री है जो आरएसएस से आते हैं, और इनके जो है आप जाके देखिए हर डिपार्टमेंट में एक जो है वो दिल्ली से डिप्यूट जो है उनका कार्यकर्ता जो कैडर का है वो बैठा है, तो ये सारे चेक करते रहते। चेक जो है इनके यहाँ बहुत सारे चेक है, और सबसे बड़ी बात क्या है, बीजेपी में डर भी लगा रहता है कब बदल दिए जाए कब ये। कांग्रेस में वो स्थिति नहीं होती। कांग्रेस में जब आते हैं तो अब हमने देखा है कि भूपेश बघेल को जो है जो उनको वो समर्थन मिला था जनता का, 15 सीट पे जो है रमन सिंह की 15 साल की सरकार को ला के रख दिया था। 2 उपचुनाव हारे, सारे उपचुनाव हारे, सारे जो चुनाव है नगरीय निकाय से लेकर सब चुनाव हारे। उसके बाद क्या हुआ? बाद में वही स्थिति हुई कि भूपेश बघेल की सरकार भी जब गई तो वो भी अपने कांग्रेस के सबसे न्यूनतम स्कोर पे गई। तो मैनेज करना जो है एक बड़ा वो है बड़ी विधा है, और बीजेपी इसमें कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस की तुलना में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। जो चेक उनके रहते हैं आप देख के रहिए, आप तो खुद ही फील्ड में रहते हैं, आप देखते हैं कि हम अगर जाते हैं तो मंत्रालय में भी जो है हर मंत्री के यहाँ एक ओएसडी या एक जो उनका जो पीए रहता है वो संघ से आता है। तो ये जो कंट्रोल है, ये जो चेक है और ये जो रेगुलर चेक है, तो इससे बहुत सारी बातें जो है दब भी जाती है, बहुत सारी बातें बाहर नहीं आ पाती। लेकिन कांग्रेस के साथ ये है कि कांग्रेस का खेल खुला खेल है। और दूसरी बात, कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी इसलिए भी दिखती है कि उनका इन हाउस फाइट है, वही खुद जो है सारे मामलों को बाहर ले आते हैं। भाजपा में डर रहता है भाजपा कार्यकर्ताओं को, कब हमको शंट कर दिया जाएगा, कब हमको किनारे लगा दिया जाएगा, कब हमको संगठन में भेज दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और देखिए बहुत सारी बातें निकल के आई हैं, पर क्राइसिस मैनेजर अनिल जी, लेकिन एक बात जो मुझे समझ में आती है कि 2014 में जब मोदी युग का उदय हुआ भारत में, और उसमें मुझे लगता है अमित शाह की बहुत बड़ी भूमिका। किसी भी राज्य में चुनाव के दौरान अमित शाह जितनी सक्रियता से, जितनी पन्ना प्रमुख अर्ध पन्ना प्रमुख लगातार मीटिंग्स लेते हैं, उनका जो समन्वय है या उनकी जो आक्रामक रणनीति है वो ज़्यादा मुझे लगता है सरकार बनाने में बीजेपी के लिए फायदेमंद होती है। पर मैं स्वराज जी आपसे ये समझना चाहूँगा, अब राहुल गांधी जी को अब भी बदलेंगे कि अभी भी वही आपका नेतृत्व करेंगे? इन चुनावों के बाद कुछ है आपके पार्टी में खदबदाहट? देखिए, राहुल गांधी जी हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, और ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जी कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। आप देखिए कि पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी जी ने 2 बड़ी यात्राएं लीड करी हैं। राहुल गांधी जी की सक्रियता आज की डेट में सोशल मीडिया पे भी बढ़ी है, और आप ये उनके जो उन्होंने दिल्ली की तरफ से जो कदम उठाए हैं अगर उनको किनारे भी रखें और राज्यों की भी बात करें, तो आज की डेट में संगठन सृजन के माध्यम से डायरेक्टली अगर आप देखें तो जिला अध्यक्षों के संपर्क में राहुल जी और खड़गे साहब रहते हैं। और इस प्रकार से जो एक तरीके से ग्राउंड तक एआईसीसी अपनी नजर रख रहा है, तो ये हमारे पार्टी में अभी जरूरत भी है। इसके अलावा नए टैलेंट को देखिए, एक नेपोलियन बोनापार्ट ने बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात कही है सुशील जी कि एबिलिटी इज नथिंग विदाउट अपॉर्चुनिटी। तो राहुल गांधी जी ने यह समझा है कि हमारे संगठन में एबिलिटी तो है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं पार्टी में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर क्रिएट हैं जिसकी वजह से उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है उस एबिलिटी को।
और इसीलिए अब आप देखें तो नए नए प्रोग्राम इस कांग्रेस पार्टी ला रही है, चाहे वो टैलेंट हंट हो, और नए लोगों को मौका मिल रहा है। और मैं खुद भी उसी प्रोग्राम के जरिए आके आज आप जैसे प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठा हूं, तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस तो हो रहे हैं। लेकिन स्वराज जी, बहुत देर से जो है टैलेंट हंट जो है कांग्रेस ने शुरू किया है, जब बहुत सारी बाजियां भी कांग्रेस हार चुकी है। विनोद जी, आपको क्या लगता है अब कांग्रेस में क्या होगा, क्योंकि आसाम से बहुत उम्मीदें थी? कांग्रेस की हंट हो गया अब तो तो अब टैलेंट हंट तो ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, मैं समझता हूं कि कांग्रेस में को लेकर जो जनता की विश्वसनीयता है वो थोड़ी सी कमज़ोर हुई है। मैं ख़त्म तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ख़त्म हो जाती तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल जीरो पे आ जाती, लेकिन कांग्रेस को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और जो गलतियां उनसे हो रही हैं उनको आत्मसात करने की आवश्यकता है। साथ ही हमको जब देखते हैं कि भाई विपक्ष में जब बीजेपी है और बीजेपी 365 दिन के कार्यक्रम के साथ चलती है, जैसा कि हमारे राजीव चक्रवर्ती जी कह रहे थे कि साहब बीजेपी के अपने कार्यक्रम है, वो 6 कार्यक्रम है और उसके बीच में जनता के बीच में जाते हैं और लगातार वहाँ से उनकी चीज़ें आती रहती हैं, जनता की नब्ज पकड़ लेते हैं। इसके साथ साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है, डबल इंजन की जो सरकार जब बन जाती है ना, तो जनता को ये भरोसा हो जाता है कि अगर राज्य सरकार कुछ नहीं दे पाएगी तो केंद्र से मिल जाएगा। तो पैसे जो बट रहा है ना, ये सबसे बड़ी भूमिका है वोट में, वोट कन्वर्जन की, जो उसका भी मध्य प्रदेश गढ़ रहा है। मध्य प्रदेश से शुरू हुई है जो लाडली बहना योजना, नहीं उसके और पहले से शुरू हुई थी, मध्य प्रदेश से बहुत बाद में आया था, नहीं, मध्य प्रदेश का प्रचार बहुत ज्यादा हुआ। देखिए, जहां बीजेपी की बात कर रहा हूं मैं तमिलनाडु की बात नहीं कर रहा हूं। अम्मा ने 5 रुपए में खाना खिला दिया था, अम्मा ने कपड़े बांट दिए थे और सब कुछ कर दिया था, तमिलनाडु की बात अलग है। मैं मध्य प्रदेश की बात इसलिए कि यहाँ से जितना प्रचारित हुआ उसके बाद फिर सबने उसको बहुत एग्रेसिवली अडॉप्ट किया। लेकिन भरोसा किस पे किया जाए? भाई ममता जी 1500 रुपए दे रही थी, लेकिन ममता जी की अपनी स्टेट थी, ममता जी, और बीजेपी के ने 3000 का बोल दिया। बीजेपी के पास अपनी स्टेट तो नहीं है, लेकिन केंद्र की स्टेट केंद्र है, तो केंद्र से पैसा आप चाहे जितना भेज सकते हो। तो ये जनता ने इस बात पे ही भरोसा किया कि हाँ 3000 इनसे मिल जाएंगे हमको, ये 1500 देंगी नहीं देंगी इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि पैसे है कि नहीं सरकार के पास। भाई सभी सरकारों की स्थिति फ्री बीज के कारण बहुत खराब हो रही है, लगातार कर्जे बढ़ रहे हैं, विकास के नाम पर सिर्फ अनुदान दिया जा रहा है। जितना विकास राज्यों का होना चाहिए था वैसा विकास नहीं हो पा रहा है। ये एक बड़ी चुनौती सामने सुशील जी आ रही है। इस बात को भी राजनीतिक दलों को सभी को समझना चाहिए कि अब इस कल्चर को खत्म करके अवधेश जी क्या नया अपडेट है? कौन बड़ा प्रत्याशी और हार गया? स्टालिन भी हार गए, और क्या अपडेट है नया? बिल्कुल देखिए, आंकड़े बता रहे हैं कि अब जो है बीजेपी इन राज्यों में लगातार आगे बढ़ रही है। जितने बड़े चेहरे विपक्ष के थे वो धराशायी होते जा रहे हैं। स्टालिन का नाम आपने लिया, और तमाम तरह के जो नाम बड़े चेहरे हैं वो हारते जा रहे हैं। मतलब ये समझिए कि बीजेपी ने जो अपनी रणनीति बनाई, राजीव जी जिसका जिक्र कर रहे थे कि माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पे जाके 6-6 महीने पहले से अगर चुनावी तैनाती कर दी जाती है दीगर राज्यों के नेताओं की, प्रमुख नेताओं की, तो उसे समझा जा सकता है कि बीजेपी किसी भी राज्य के चुनाव को कितने गंभीरता से लेती है। हमने देखा कि महापौर के चुनाव में अमित शाह रैली कर जाते हैं, रोड शो कर जाते हैं, लेकिन कांग्रेस की बातें निकल के आ रही थी, कांग्रेस पे चर्चा चल रही थी। स्वराज जी कह रहे थे कि अच्छे से कि रिफॉर्म चल रहा है लगातार टैलेंट हंट के जरिए, कि अब जो जिला अध्यक्ष वो सीधे राहुल जी और खड़गे जी के संपर्क में। लेकिन राजधानी रायपुर का एक उदाहरण मैं स्वराज जी को बता देता हूं कि जिला अध्यक्ष जो है वो डीसीसी की कमेटी जारी करते हैं, आनंद फानन में देर रात में पीसीसी उसे रद्द कर देता है एक आदेश जारी करके, फिर से एक डीसीसी को आदेश जारी करना पड़ता है 1 हफ्ते बाद, वो भी पीसीसी के अनुमोदन के बाद। तो ऐसे में जिला अध्यक्ष का सीधे खड़गे जी राहुल जी की टीम से कनेक्ट होने के फायदे क्या, जब जिला अध्यक्ष अपना एक उपाध्यक्ष नहीं बना सकता बिना पीसीसी के मंजूरी की। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस को क्या एक बड़े रिफॉर्म की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी जो आंकड़े देती है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में 100 से ज्यादा चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। अवधेश जी आपने बहुत अच्छी बात कही। क्या कांग्रेस को रिफॉर्म की जरूरत है? तो आपके साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार वहां पर हैं। क्या यह रिफॉर्म राहुल गांधी के नेतृत्व में हो पाएगा या राहुल गांधी के हटने से ही रिफॉर्म कंप्लीट होगा? जरा आप अपने साथ जो बैठे हुए वरिष्ठ पत्रकार उनसे समझाइए, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। देखिए, परिवारवाद कहें चाहे गांधी परिवार की बात करें, इसके बिना कांग्रेस की कल्पना फिलहाल आज भी नहीं की जा सकती, ना पहले भी नहीं की जा सकती थी। यदि कांग्रेस की दूसरी कल्पना यदि नेताओं को लगता है तो अलग पार्टी बना सकते हैं, ये स्पष्ट संदेश है।
अब उसके भीतर कांग्रेस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ यदि कांग्रेस को मजबूत करना है, जो संगठन सृजन का काम आ रहा है, जो मॉनिटरिंग की बात अभी अनिल भैया कह रहे थे, वो मॉनिटरिंग कांग्रेस में नहीं है। यदि जिला अध्यक्ष और पीसीसी अध्यक्ष के बीच कोई विवाद है तो जिला अध्यक्ष किससे संपर्क करे? राहुल गांधी का एक संदेश आया था कि जिला अध्यक्ष डायरेक्ट मुझसे जुड़े रहेंगे, तो राहुल गांधी क्या इंटरफेयर कर सकते हैं क्या जिला अध्यक्ष और पीसीसी के बीच में यदि कोई विवाद है इस तरह से? तो तमाम प्रकार के संगठन महत्वपूर्ण है। कांग्रेस जब तक बात करते हैं सत्ता में थी तो उस समय जनता से डायरेक्ट जुड़ी हुई थी, संगठन वाली बात नहीं थी। जनता को लगता है कि कांग्रेस चाहे एसटी एससी की बात करे, ओबीसी बात करे, तमाम प्रकार के लोग किसी न किसी तरह से इंदिरा गांधी के चेहरे नाम जो अभी मोदी जी का नाम चेहरा चल रहा है वैसी इंदिरा गांधी। मैं संक्षिप्त में राहुल गांधी, मैं आपको संक्षिप्त में शर्मा जी, अनिल जी आपसे ही समझ लूं, क्या आपको रिफॉर्म में क्या दिखाई देता है? कांग्रेस के रिफॉर्म में क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए? नहीं, देखिए सुशील जी, कांग्रेस जब तक इस बात को नहीं स्वीकारेगी कि वो हार चुकी है और हार के बाद ही आपको जीत दिखती है। आप समीक्षा तो कीजिए, आप हारते ही जो है ईवीएम पर, इलेक्शन कमीशन पर, इस पर आ जाते हैं और उन्हीं बहानों पर टिके रहते हैं। एक जमाना था जब कांग्रेस के नारे होते थे गरीबी हटाओ या गरीब, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, तो गरीब से कनेक्ट होता था। आज आप बात करते हैं चौकीदार चोर है, ये सब नहीं चलेगा। आपको पब्लिक से कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको ग्राउंड लेवल पे अपने कार्यकर्ताओं की नई टीम खड़ी करनी पड़ेगी। और रिफॉर्म की बात सिर्फ कागजी नहीं होना चाहिए, आपके संगठन में जो आपने लोगों को एम्पावर करना है वो कर ही नहीं रहे हैं। आज भी जो है कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा खतरा कांग्रेस से है और कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। बिल्कुल। तो आपकी जो गुटबाजी है सबसे पहले आप उसको खत्म करिए, उसके बाद रिफॉर्म की बात कीजिए। आप पहले मैदान को समतल कीजिए, तब आप महल की बात करेंगे। जी अवधेश जी, समय का भी अभाव है, एक बात जो अब मुझे लगता है आखिरी में सबसे पूछ लेनी चाहिए, आपको क्या दिखता पश्चिम बंगाल का अगला नेतृत्वकर्ता बीजेपी से कौन होगा? क्या महिला सशक्तिकरण के आधार पर किसी महिला के मुख्यमंत्री बनने की आप गुंजाइश देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये एक ऐसी पहेली है जो बीजेपी के तीसरे व्यक्ति को नहीं पता है। दो व्यक्ति को ही पता है कि कौन होगा, क्योंकि बीजेपी में जिस बात की चर्चा होती है वो बात कभी नहीं होती है। महिला सशक्तिकरण के रूप में आप रूपा गांगुली पे दांव लगाएंगे या शुभेंदु अधिकारी के संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे, या फिर कोई ऐसा चेहरा होगा जो सबको चौंका जाएगा? इसके लिए तो उसी दिन का इंतजार करना पड़ेगा जब ये अनिल जी से भी पूछ लेते, अनिल जी विधायक दल की बैठक में अनिल जी से भी पूछ लेते हैं, क्या चौंकाएगी बीजेपी या आपको कोई परंपरागत नाम दिख रहा है, शुभेंदु या? जी देखिए, क्लेम तो शुभेंदु का बनता है और वैसे भी बीजेपी जो है दूसरी पार्टी से आए लोगों को ही मुख्यमंत्री बनाती है, तो इस हिसाब से तो शुभेंदु ही जो है सामने दिखते हैं। बाकी बीजेपी सिर्फ चौंकाने में जो एक्सपर्टीज उनका है उसका कोई मुकाबला नहीं है। के शर्मा जी, आपको क्या दिखाई देता पश्चिम बंगाल में कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है? विश्वास है जी। देखिए, नाम जो चल रहे हैं, अभी अवधेश जी ने भी कहा कि शुभेंदु, रूपा, ये तमाम प्रकार के नाम है, लेकिन भाजपा में जो एक नया चल रहा है, जिस तरह से हाईकमान बहुत ज्यादा मजबूत है, कह सकते हैं, वो जिसको चाहे उसको मुख्यमंत्री बना दे, चाहे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हमने देखा है। तो वहां के लिए हाईकमान क्या सोचा है, जो अवधेश जी कहे उस पर मैं भी सहमत हूँ, वो दो के अतिरिक्त तीसरा कोई नहीं जानता। मेरे साथ भोपाल में वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक विनोद जी, आपको क्या लगता है नारी वंदन अधिनियम जिसको लेकर पूरा कैंपेन चला पश्चिम बंगाल में, क्या किसी महिला की उम्मीद है आपको? कि सुशील जी, चुनाव हो गए हैं, परिणाम भी आ गए हैं, अब तो मुख्यमंत्री हम जो चाहेंगे वही बनेगा जी, इसलिए आप इंतजार करिए और आप ये मान लीजिए कि महिला मुख्यमंत्री तो वहां नहीं बनेगी। ये बात बहुत विनोद जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि महिला मुख्यमंत्री वहां पर नहीं बनेगी। मेरे पास समय का बहुत अभाव है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो चुनाव परिणाम पश्चिम बंगाल में एक रोचक आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसकी तरफ बीजेपी बढ़ती दिखाई दे रही है, वो मैं आपको बता देता हूं। 2021 के चुनाव में बीजेपी ने 77 सीटें जीती थी, टीएमसी 79 पे। तो क्या ये 2 सीटें और पीछे जाके पुराना 2021 का बीजेपी के आंकड़े तक पहुंचेगी? और दूसरा, इसी चुनाव 2021 में टीएमसी को 2,89,00,000 वोट मिले थे और बीजेपी 2,84,00,000 वोट अभी तक पहुंच गई है। तो क्या ये रोचक बदलाव वोट और सीट में 2021 में दिखेगा, 2021 के जैसा दिखेगा? ये बड़ा दिलचस्प होगा। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे फिर किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।